और सर अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं, अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान के, मैं आ रहा हूं सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री गीदड़ भभकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने भारत पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत की ताकत है और भारत कैसे, हम अपने दर्शकों को यह दिखाते हैं कि कैसे उस गीदड़ भभकी का जवाब तो वैसे दिया जा चुका है, लेकिन वैसे और भारत की ताकत क्या है और कैसे भारत बिना एलओसी पार किए, बिना लाइन ऑफ कंट्रोल पार किए पाकिस्तान को मिटा सकता है। हमारी अग्नि 5 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक, पूरा पाकिस्तान इसकी जद में, पाकिस्तान से आगे तक जद में, इसके किसी भी शहर को बर्बाद करने में सक्षम है, जिससे दुश्मन कांपता है। ये अगर भारत चाहे तो पूरे पाकिस्तान को एक साथ मिटाया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास और 300 किलोमीटर तक बारूद ढोने की क्षमता, स्पीड 2.5 से 2.8 मैक पर स्पीड है और लाहौर को बर्बाद करने में सक्षम है यह मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी हम आपको दिखाते हैं, खास तौर से पृथ्वी 1 खास तौर से थल सेना की खातिर बनाई गई है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक 1000 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है और जमीन से दागी जाती है, मुजफ्फराबाद तक इसके हमले की जद में है। आगे बढ़िए, धनुष खास तौर से नौसेना में इस्तेमाल आती है मिसाइल, मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर। मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ ने किया है। पहली बार आईएनएस सुभद्रा से छोड़ा गया था और कराची तक पर हमला करने में सक्षम है। इसके आगे बढ़ते हैं, कम रेंज वाली शक्तिशाली मिसाइल, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, उस टाइप की मिसाइल प्रहार, मारक क्षमता 150 किलोमीटर, 250 सेकंड में 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता। इसके आगे बढ़े, शौर्य, मारक क्षमता 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक परमाणु सामग्री भरने की क्षमता और पेशावर को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। तो अगर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री देख रहे हो तो समझ जाएं कि वो जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उस गीदड़ भभकी का जवाब भारत भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरह भारत नहीं है, भारत ने जवाब दे दिया है। जिस भाषा में जवाब दिया जा सकता है उस भाषा में जवाब दिया है और पाकिस्तान आगे कुछ करेगा तो बीडी मिश्रा साहब उसका भी जवाब दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान जो भी करेगा उसका जवाब तो मिलेगा, लेकिन यह भी बात अपने जगह पर है कि जो भी जवाब मिलेगा वो इतना हर्ट करेगा कि पाकिस्तान फिर उसको भूलेगा नहीं, जैसे 1971 के बाद। और मैं यह समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था 15 अगस्त को लाल किले से, उसी से बौखलाहट शुरू हुई है और आखिर में टर्मिनेशन भी वही होगा जब बलूचिस्तान उनसे अलग होगा। शशांक जी, आप इस पर कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने बहुत गलतियाँ की हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को ऑलमोस्ट जेनोसाइड के तरीके से करा है, तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत ही बदनाम हो चुका है। जितने भी बलूची ग्रुप्स हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और अमेरिका में भी इस तरह ग्रुप में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से उनको मारा गया। और ये मेरे ख्याल से भारत ने बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन अपना व्यू दिया है, जिसकी बहुत तारीफ़ करी है बलूचीज़ ने। और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जो है उनके बलूची नेता जो हैं, जिनके रिश्तेदारों को पहले वहाँ बहुत मारा गया है, उन्होंने भारत से अपील करी है कि उनको भारत में आने के लिए जो है, यहाँ पे रहने के लिए रिफ्यूजी स्टेटस, असाइलम चाहिए उन्हें। बिल्कुल, मेरे साथ अनंत झा। अनंत झा, क्या जिस बात को शशांक जी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अनंत झा, फिर आज का दिन मैं आपके पास आता हूं कि क्या बलोचिस्तान का मुद्दा जब उठाया हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को, उसके बाद से पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, उसके बाद जिस तरह से बलोचीज ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की, उन कहते हैं कि हमें यहाँ पर शरण दीजिए, और जिस तरह से फिर उरी हमले का अटैक पाकिस्तान से भारत ने लिया और एक के बाद एक पाकिस्तान को जिस तरह से अलग थलग किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को डर है कि कहीं बांग्लादेश जैसी एक और घटना ना घट जाए बलूचिस्तान के रूप में? देखिए, उन्हें अवश्य डर है उनके दिमाग में, हालांकि वो ऊपर से वो दिखाते नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा होगा। हमें पूर्ण रूप से इन्हें सहायता देनी चाहिए। इन्हें पहले असाइलम दें, ये सारी दुनिया में जाकर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। इनकी कोई सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए जितनी जल्दी हो सके, उसको भी हम सोच समझ कर मान्यता दे सकते हैं जब मौका आएगा। सीधा स्टेट में नहीं, लेकिन
सोच समझ करके कुछ समय के बाद, लेकिन और आर्थिक सहायता दें, मॉरल सहायता दें, कूटनीतिक सहायता दें। अच्छा, इसके अलावा एक और बात रूस के बारे में आप कहना चाहता हूँ जो आप लोग शायद मिस कर गए। पाकिस्तान के जो आप इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं, वो उनका ये मैं पढ़ता हूँ, ये उनके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत कहते हैं कि भाई अब तो रूस हमारी तरफ भी हो गया, भारत से नाराज़ है, एक्सरसाइज कर रहा है जॉइंट हमारे, 4 हमें MI-35 हेलीकॉप्टर देगा, हम हवाई जहाज़ खरीदना चाहते हैं। तो हम आइसोलेट नहीं है, रूस भी हमारे साथ है चीन के अलावा। अब इसका ये उत्तर जवाब आज मिल गया, कड़े सीधे बिल्कुल जवाब मिल गया। और रूस ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकी गुटों को अपने आप खत्म करे। बिल्कुल, और वही अब आम जनता में भी बहुत शायद जानकारी हो जाएगी कि वो आइसोलेट हो गए हैं अब। बिल्कुल। राज कादियान, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर कि क्या बलोचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है और इसलिए भी वो बौखलाहट में है? देखिए, बलूचिस्तान की समस्या बहुत पुरानी है। पहली हेजिटेशन 1948 में हुई थी, उसके बाद 1958 में, फिर 1962 में। ये चौथी हेजिटेशन है जो 2003 से शुरू होकर अभी तक चल रही है। भारत के लिए ये सबको पता था, लेकिन भारत उसके अंदरूनी मामलों के बारे में नहीं बोलना चाहता था। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात से बाज नहीं आया कि हमारे अंदरूनी मामलों में बोलता ही गया, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही तरीके से 15 अगस्त को उसको याद दिलाया कि जिस बारे में आप अपने पड़ोसियों को उपदेश देते जा रहे हो, वो अपना आंगन भी देख लो, पहले अपने आंगन को साफ करो। बलूचिस्तान तो एक समस्या है, उनकी तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी है, POK में भी है, और पख्तूनिस्तान में भी वही चल रही है। पाकिस्तान अंदर से खोखला है, वो आवाज बेशक बुलंद उठाने की कोशिश करे, लेकिन उसके अंदरूनी खोखलापन है। उनकी अगर आवाज, वो लड़ाई की कोशिश करता है तो वो तो उसके अंदर ही उसके दुश्मन बहुत मिलेंगे। उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और तभी हाफिज सईद जैसे आतंकियों को उन्होंने छोड़ा है कि आप हमारी तरफ से बोलिए। अगर हिम्मत होती तो खुद बोलते और खुद बात करते। लेकिन सप्रा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। सप्रा साहब, आपकी बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा जीवीएल। और अब बात इस बात की कि MFN पर भी मीटिंग होने वाली है। अपने दर्शकों को पहले हम बताएंगे कि MFN का मतलब क्या है, इसका असर क्या होगा, और उसके बाद आपसे सवाल। लेकिन सप्रा साहब का कमेंट पहले। हमारा ये कहना है कि पहले तो सरकार ने जल्द से जल्द ब्रह्मगत भुक्ति जिन्होंने असाइलम मांगा है उनको देना चाहिए। फिर सिंध का जो इशू है उसको भी थोड़ा हिंदुस्तान को, भारत को कुरेदने की जरूरत है। तीसरी बात, जो CPEC कॉरिडोर है जो POK के कुछ भाग से गुजरता है, उसमें भी हम किस तरह से थोड़ी रुकावट ला सके, क्योंकि वो थोड़ा चाइना को भी चेक करेगा। चौथी बात ये कि ईरान ने कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की है कि वो CPEC कॉरिडोर के साथ छब्बार एयरपोर्ट को जोड़ना चाहता है। अब छब्बार एयरपोर्ट को हमारी भारत की सरकार फाइनेंशियली मदद कर रही है। अगर ईरान कोई कारण से उसमें जुड़ना चाहता है, उससे वो चीन के नजदीक होगा, और चीन चाहे आज हमारे साथ दिखता है लेकिन हमारे साथ कभी रहेगा नहीं। तो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर यह भी सोचना पड़ेगा कि ईरान जो है वो CPEC से कनेक्ट न हो और चाइना के करीब न जाए, और CPEC का कॉरिडोर भी हम कहीं ना कहीं से रोके, ताकि हमको थोड़ा चाइना को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको सिंध में भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, और ब्रह्मगत भुक्ति को हमको जल्द से जल्द। इस बात में मैं जीवीएल आपसे रिप्लाई लूंगा। और MFN का मतलब और MFN का असर हम अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। सवाल मैं जीवीएल आपसे अगला लूंगा, लेकिन पहले सप्रा साहब की जो आशंकाएं उस पर आप रिप्लाई कर दीजिए। नहीं गौरव, मैंने पहले ही कहा है कि कई तरह के सुझाव है, अपोजिशन पार्टी से सुझाव है, जानकारों से सुझाव है, लेकिन सरकार में बैठे लोग हैं और सरकार सारे विकल्पों पर चर्चा कर रही है। इसमें कौन से कदम पर किस प्रकार की प्रक्रिया होगा, किस प्रकार का निर्णय होगा, मैं इस प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये सरकार सारे जो सुझाव है उस पर चर्चा कर रही है। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कम से कम जल्दी असाइलम दे दीजिए, उससे बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। सरकार करेगी। तो इसमें नहीं, ये विषय तो सरकार नहीं उठाया ना। मुक्ति असाइलम तभी आया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक इश्यू बनाया। विश्व में बलूचिस्तान एक विषय के रूप में उभरा है। तो इसको अंजाम किस प्रकार इसको अंजाम देना है, किस प्रकार इस पे रणनीति बनानी है, ये एक ओवरऑल डिप्लोमेटिक वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है, स्ट्रेटेजी का एक और ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, लेकिन सरकार निर्णय करेगी। आपका और आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश का ऑब्जेक्ट
सबसे बड़ी बात यही है कि भारत की विस्तारवादी सोच नहीं है। भारत चाहता है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत अमन और शांति से रहे, लेकिन पड़ोसी अगर इस तरह की हरकत करेगा तो भारत को जवाब देना भी आता है। अब आगे जिस तरह से एक एक करके ग्लोबल कम्युनिटी में भी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, चारों खाने चित हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आतंकवाद को पाल पोस कर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।